ठीक है, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ेंगे आज हम लोग, कि जब ये इवोल्यूशन हुआ तो फिर कैसे पता चलेगा कि दैट इवोल्यूशन हुआ, तो कुछ एविडेंस होंगे, है ना। कोई भी चीज होती है तो क्या होता है, उसके गवाह होते हैं, है ना। उन्हीं से क्या पता चलता है कि कोई भी कार्यवाही हुई है। तो वैसे ही ये जो पूरा एवोल्यूशन हुआ है, कुछ ऐसे एविडेंस है जिनके थ्रू हम ये पता कर लेते हैं कि अच्छा ये हमारे एंसेस्टर रहे होंगे, ये पहले आया फिर ये बाद में आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देयर आर मेनी टाइप ऑफ एविडेंस जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की प्रोसेस को बताते हैं। ठीक है, पहली चीज क्या होती है आपकी, प्लानिटोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, पहला एविडेंस क्या होता है आपका, पैलियोलॉजिकल स्टडी। मतलब किसके थ्रू स्टडी हम करेंगे, यहाँ पे एज ए एविडेंस क्या लेंगे बेटा, फॉसिल। ठीक है, यहाँ पे किसके थ्रू स्टडी की जाएगी, पैलियोंटोलॉजिकल स्टडी में आपकी फॉसिल्स के थ्रू। ठीक है, दूसरा क्या लिया जाता है आपका, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के थ्रू। तो हम अगर एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को कंपेयर कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि दैट पर्सन इज लिंक्ड विथ अस, ये हमारे एंसेस्टर है या नहीं है। ये दोनों चीजें डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी देख के पता चल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आपका क्या होता है, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, फिर अगला क्या होता है आपका, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिस्ट्री स्टडी की जाती है। ठीक है, बायोकेमिकल एनालिसिस की जाती है। ठीक है, बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी की जाती है। क्या किया जाता है कि बायोजोग्राफिकल एरिया में कितना कहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगला क्या होता है आपका, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी की जाती है। ठीक है, ये सारे आपके टाइप होते हैं जिनके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, हम कोई भी चीज का एविडेंस ले सकते हैं। तो प्लांटियोलॉजिकल स्टडी क्या है आपकी, कौन सी स्टडी की जाती है यहाँ पे, वी कैन स्टडी द फॉसिल्स। ठीक है, आपका क्या हो सकता है हम क्या करें, प्लांट फॉसिल के थ्रू स्टडी करें। इसकी दो आपकी ब्रांच हो सकती है, कौन कौन सी हो सकता है, हम क्या करें आपका, पैलियोबॉटनी रिसर्च करें, या फिर आपका क्या करें, पैलियोजोलॉजी। मतलब एनिमल फॉसिल्स के थ्रू कर सकते हैं और किसके थ्रू कर सकते हैं, प्लांट फॉसिल्स के थ्रू। ठीक है, दो हो सकता है आपका, एनिमल फॉसिल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लांट प्लांट फॉसिल भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर, नोट कर लो ये। मैम डन। चलो, दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, फॉसिल किस किस तरीके के हो सकते हैं आपके। हो सकता है कि जो फॉसिल हो वो किस फॉर्म में हो आपका, एक मिनट रुकना, वेट अ मिनट, बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आकाश ये वाला है ना, बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये आपका एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी है। ठीक है, अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, एज ऑफ फॉसिल्स को डिटरमिन किया जा सकता है कैसे आपका, बाय डेटिंग द रॉक। ठीक है, जहाँ पे फॉसिल पाए जाते हैं कि भाई ये रॉक जो है वहां पे ये कितना पुराना है, इसके थ्रू ये पता चल जाएगा ना कि ये फॉसिल कब के हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इस मेथड को आपका कार्बन डेटिंग, क्या बोला जाता है इस मेथड को,
कार्बन डेटिंग। तो यहाँ पे क्या बताया जाता है आपका, कार्बन डेटिंग में होता क्या है, एज ऑफ रॉक पता की जाती है, ठीक है। एज ऑफ fossils is determined by the dating of rock, ठीक है। रॉक्स के बारे में क्या किया जाता है यहाँ पे, एज पता करी जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, कार्बन डेटिंग, ठीक है। जो कार्बन 14 पाया जाता है उसको ट्रेस किया जाता है कि कितना पुराना है, उससे क्या होता है आपको फॉसिल की एज पता चल जाती है कि ये फॉसिल जो है ये कितने सालों पुराना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से पता क्या क्या चीजें चलेगी आपकी, पहली चीज ये जो एज पता लगा है उससे क्या पता चलेगा, जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ फॉसिल्स होंगे आपके, जो ओल्डर रॉक्स होंगी वो कैसे टाइप की होंगी, सिंपलर टाइप ऑफ होंगी। लेकिन जो रॉक्स क्या हैं अभी, जितनी ज्यादा न्यू होती जाएंगी उतनी ज्यादा क्या होती जाएंगी, कॉम्प्लेक्स टाइप की होती जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होते हैं आपके जो भी इवोल्यूशनरी इविडेंट होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें पता चलती है इससे, पहली चीज क्या पता चलेगी कि जो फॉसिल्स पाया जा रहा है आपका वो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या फिर सिंपल है। मैम आपने फॉसिल्स के बाद क्या राइट किया है? फाउंड आपको यूएनडी है। इन ओल्डर रॉक्स आर ऑफ सिंपल एंड those found in newer rocks कॉम्प्लेक्स टाइप, ठीक है। जितना ज्यादा नया होगा उतना ज्यादा टाइप क्या होगा आपका, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो इससे ये एविडेंट पता चलता है कि क्या कितना पुराना और नया है, ठीक है। अगर एकदम शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले जब लाइफ मिली बेटे तो किस फॉर्म में मिली है, यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ के फॉर्म में, ठीक है। जो कि हमारे उनसे क्या हुआ फिर धीरे धीरे मल्टी सेलुलर जो आपके एनिमल्स हैं वो इवॉल्व हुए, ठीक है। ये बात पता चलती है इससे। मल्टी सेलुलर एनिमल इवॉल्व, ठीक है। अगला क्या होता है आपके, कुछ फॉसिल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन द टू ग्रुप, जिनके थ्रू ये पता चलता है कि अच्छा ये जो दो ग्रुप है इनके बीच का कनेक्टिंग लिंक ये है, ठीक है। पहले ये बना फिर ये बना और अब ये लास्ट वाले का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो कनेक्शन पता चलता है, ठीक है। सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दोनों के थ्रू की ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं।
बिटवीन द टू ग्रुप। ठीक है, और क्या पता चलेगा? जो आपकी एवोल्यूशनरी पेडिग्री होती है वो पता चलती है एनिमल्स की। ठीक है, कि जैसे स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट एंड मैन, कि ये मैन का एवोल्यूशन जो था उसके स्टेजेस क्या क्या थे। ठीक है, जैसे क्रेनियल कैपेसिटी पढ़ते हैं हम ना, तो कैसे धीरे धीरे ज्यादा हुआ। ठीक, तो ये सारी चीजें पता चलती है। By fossils we can study the evolutionary pedigree. ठीक है, नोट कर लो ये। डन मैम। एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट। मैम डन। एक मिनट, कर रही हूँ वाली स्लाइड रिपीट। यहाँ पे देखो, इसके टाइप्स दिए हुए हैं। किसके? आपके जो भी क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं उनके। अगर एज अ फॉसिल्स हम क्या ले रहे हैं, ये वाला पहले नोट कर लो, फिर वाली स्लाइड में कर दे रही हूँ। ठीक है, अगर एज अ स्लाइड सॉरी एज ए आपने फॉसिल क्या लिया है, फीकल मैटर लिया है। फीकल मैटर मतलब क्या होता है? फीकल बुलाई लिया और उसकी स्टडी की और ये बता लगाया कि भाई बहुत ज्यादा अगर क्या है, लार्ज फीकल है तो वो एनिमल भी क्या होगा, लार्ज होगा। है ना, फीकल मतलब आपका वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, कर रही हूँ, ये वाली पहले नोट कर लो। टाइप्स ऑफ, वो मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ, ये वाली इसके टाइप्स नोट कर लो पहले। ठीक है, ये क्या है आपका? अगर फीकल मैटर के थ्रू एज ए फॉसिल हम किसको ले लें, फीकल मैटर को ले लें। फीकल मैटर क्या होता है आपका? वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हमने किसी एनिमल का फीकल मैटर की स्टडी की, क्या है फीकल मैटर, बहुत छोटा छोटा है, तो एनिमल भी क्या होगा, उसका बॉडी साइज क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन अगर क्या है, लार्ज साइज का है, तो बॉडी साइज साइज भी क्या होगी आपकी, लार्ज होगी। तो ये जो आपका टाइप होता है, जिससे हम क्या करते हैं, फीकल मैटर की स्टडी के थ्रू पता लगाते हैं, एविडेंस, एज एविडेंस, उसको क्या बोला जाता है, कॉप्रोलाइट। क्या बोला जाता है इसको? कॉप्रोलाइट। फॉसिल का वो टाइप जिसमें हम फीकल को एज अ फॉसिल लेते हैं, उसको उसका नाम क्या होता है, कॉप्रोलाइट। पहला हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका पेट्रीफाइड। ये क्या है आपका? पेट्रीफाइड। यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डीनेचर होते जाते हैं, और क्या उसकी जगह पे क्या आ जाते हैं, आपके मिनरल एंड सॉल्ट जगह ले लेते हैं। तो अगर हम मिनरल एंड सॉल्ट की स्टडी करके एज अ फॉसिल ये पता लगाएं कि एज क्या है, क्या था, कैसा था, तो इस स्टडी को क्या बोला जाता है आपका, उस फॉसिल स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पेट्रीफाइड। ठीक है, दूसरा होता है इम्प्रिंट्स। इम्प्रिंट्स मतलब क्या होता है, इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस क्या होंगे आपके, एज ए फूड ले लिया हमने। ठीक है,
होता है ना। क्या हो गया कि पैर के निशान कहीं पे मिल गए, जो आइस वगैरह वाली जगह होती है वहां पे पैर के निशान मिले, तो पैर के निशान देख के पता लगाया जा सकता है कि जो ये ऑर्गेनिज्म था वो कितना जाइंट था, उसकी बॉडी कितनी बड़ी थी, पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्रिंट्स देख के पता लगाया जा सकता है। दूसरा क्या होता है आपका अनअल्टर्ड, क्या बोला जाता है इसको, अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड का मतलब क्या होता है, जो आपके आइस के अंदर, काफी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो आइस के अंदर दब जाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, डिकेइंग नहीं हो पाती, ठीक है, डिकेइंग नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो ठंडी जगह पे दबे हुए हैं, और वहां पे जब उनका क्या किया जाता है, कभी भी पाया जाता है, तो ऐसे ये जो फॉसिल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अनअल्टर्ड। ठीक है, यहाँ पे साइबेरिया में मैमोथ्स इसका एग्जाम्पल है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके आइस वाली प्लेस पे। ये वाला स्लाइड कर लो, फिर उस वाली स्लाइड को मैं बता रही हूँ, नोट करके बताओ। डन, लिख लेना, सब बता रही हूँ। आज मैम क्या पूछे, हाउस द जोश, आज तो मैम का ही जोश लो है। मिनरल एंड सॉल्ट बेटा, मिनरल एंड सॉल्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ मैमोथ के बाद साइबेरिया जगह का नाम है जहाँ पे मैमोथ पाए गए हैं। अरे मैम का ही नहीं है भाई, मैम का ही जोश स्लो है आज तो, इसलिए मैम पूछेंगी नहीं हाउस द जोश। सेकेंड लाइन में रिमेन, मैम ठीक है, आपने लास्ट लाइन में क्या लिखा है, सबसे पहला वर्ड? ये आइस अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड, ठीक है, ओके और मैम, ये थैंक है यू। आपका रिमेन, द हार्ड पार्ट रिमेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, क्या कहलाता है आपका, फॉस्फेट। हाँ आकाश, फिर से प्रे करनी पड़ेगी बेटा, हाँ जब एनर्जी पता नहीं क्यों लो लग रही है आज बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने हाउस द जोश पूछा ही नहीं। आज तो स्ट्रेंथ भी अच्छी है जबकि। डन कर लिया सबने। यस मैम। चलो वो वाली स्लाइड में क्या क्या चीजें नहीं समझ में आई थी ये बताओ। पहली चीज तो क्या थी कि एज ऑफ फॉसिल्स का पता कैसे लगाया जा सकता है। हाँ प्रतिभा, ग्लूकॉन डी पीना पड़ेगा लग रहा है, हार्ड वर्क करने से कोई नहीं थकता आकाश, हार्ड वर्क तो बेटा करना ही पड़ेगा, है ना, हार्ड वर्क तो बिल्कुल मुझसे ज्यादा तुम लोग को करना है, पता है ना। ठीक है, एज ऑफ फॉसिल्स का पता कैसे लगाएंगे बेटा, रॉक की एज देख के, तो उसमें जो कार्बन पाया जाता है उसकी क्या की जाती है, कार्बन डेटिंग की जाती है, जिससे क्या पता चल जाता है कि ये जो फॉसिल है वो कितना पुराना है। अच्छा ऋतिका की भी सेम कंडीशन सही है, चलो ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, कार्बन डेटिंग हो गया। दूसरा आपके ये कैसे एविडेंस देते हैं, तो देखो जैसे फॉसिल है आपका, अगर ओल्डर टाइप ऑफ रॉक्स वगैरह है तो उससे क्या होता है, वो सिंपलर फॉर्म में होंगे, लेकिन जैसे जैसे न्यू होता जाएगा कोई भी ऑर्गेनिक आपका ऑर्गेनिज्म, तो वो कैसा होता जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स टाइप का होता जाएगा। ठीक है, अगर शुरुआत में बात करें तो जो आपका बिगिनिंग में फॉसिल्स, मतलब जो बिगिनिंग में आपके ऑर्गेनिज्म बने थे वो कैसे थे, यूनिसेलुलर प्रोटोजोर, उन्हीं से किसका डेवलपमेंट हुआ, आपके मल्टी सेलुलर एनिमल धीरे धीरे इवॉल्व होते चले गए। ठीक है, अब कुछ फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो क्या पता चलता है, कनेक्टिंग लिंक पता चलती है ना, कि भाई ये दो स्पीशीज के बीच की कनेक्टिंग लिंक ये है, मतलब ये इससे सिमिलरिटी रखता है और कुछ डिससिमिलरिटी की वजह से ये ऐसा हो गया, ऐसे ही पता चलता है ना। ठीक है, फिर क्या होता है आपका, और क्या है यहाँ पे, जो हमारी एवोल्यूशनरी पेडिग्री होती है हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि ये जो एलिफेंट जैसे मैन है, तो मैन का डेवलपमेंट देख सकते हैं हम, क्या हम शुरू से ऐसे ही थे, नहीं, क्या था हमारा, धीरे धीरे क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। क्या बोला जाता है, हमारे एंसेस्टर्स कौन से, एप थे, तो एप से अब तक का सफर क्या है, टोटली डिफरेंट, लेकिन उसकी स्टडी क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि एज अ फॉसिल पहले यहाँ पे स्टडी की गई है।
आई बात समझ में। और फॉसिल्स के टाइप समझ में आ गए कि एज अ फॉसिल क्या क्या चीजें ले सकते हैं। कॉप्रोलाइट मतलब फीकल मैटर की स्टडी कर लें। पैट्रीफाइड मतलब जो आपके मिनरल और सॉल्ट लास्ट में बचते हैं ऑर्गेनिक पार्ट के हट जाने के बाद, ठीक है, उनकी स्टडी कर लें। इम्प्रिंट्स मतलब आपके जो इम्प्रेशन, बॉडी इम्प्रेशन जो कहीं पे भी थे, अगर उनकी स्टडी करें तो भी क्या होगा, पता लग जाएगा। और अनऑल्टर्ड मतलब क्या है, जो आपके फॉसिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, आइस के नीचे, उनकी स्टडी कर लें। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब आपका मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, धीरे धीरे अगर एक बात समझो यहाँ पे, मॉर्फोलॉजिकल एंड आपका किसका, एनाटॉमिकल स्टडी की। तो यहाँ सबसे पहले ये जो स्टडी थी वो किसने बताई थी, एक मिनट रुकना। डार्विन ने बताई थी स्टडी, ठीक है। और दूसरी चीज देखो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज समझो, कोई भी चीज है, कोई भी जगह है, ठीक है, ये जगह क्या है, अभी जब डेवलपमेंट नहीं था, यहाँ ज्यादा ग्रोथ नहीं थी, तो यहाँ रिसोर्सेस क्या होंगे बताओ बेटा, अनलिमिटेड। रिसोर्सेस क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे, ठीक है, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा आपका, रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने वाले लोग आ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो एक लार्ज साइज का पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, पहले एक लोग खाने वाले थे, बहुत सारा रिसोर्सेस था, मतलब वो एक लार्ज साइज का पिज्जा आपके लिए बहुत था, आप शायद पूरा खा भी नहीं पाते, था ना। धीरे से एक फ्रेंड और आया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है भाई खा सकते हो। फिर एक और आया, चलो खा सकते हो। फिर एक और आया, ठीक है। तो इतना था कि आप 4 लोगों का पेट भर जाता, ठीक है, इतना था। लेकिन अगर 5, 6, 7, 8 ऐसे लोग बढ़ते जाएंगे तो अभी क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन रिसोर्सेस क्या है बेटा, वो तो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ये बताओ। लिमिटेड। तो आपका जो रिसोर्सेस है वो कैसा है आपका, अनलिमिटेड। अभी रिसोर्सेस अब क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। अभी तक रिसोर्सेस क्या था, जब 1 से 2 लोग 3 लोग थे तो अनलिमिटेड रिसोर्सेस था भाई, क्या है ना। तब तो फिर कुछ बचेगा नहीं, एग्जैक्टली रितिका। तो यहाँ पे जब पॉपुलेशन साइज बढ़ना शुरू हो जाएगी तो रिसोर्सेज अब क्या लगने लगेगा, भाई लिमिटेड है, अब अगर और ज्यादा बढ़ा तो हमें मिल ही नहीं पाएगा। तो जब ये फीलिंग आएगी कि हमें मिल ही नहीं पाएगा तो तुम क्या करोगे, तब शुरू होगा कंपटीशन, होगा कंपटीशन शुरू, ठीक है, कि हम पहले रिसोर्स तक पहुंच जाएं। अब जब ये रिसोर्स तक कंपटीशन होता है तो क्या करते हैं कुछ लोग, कोशिश क्या करते हैं, सॉरी, ठीक है, कुछ लोग कोशिश क्या करते हैं कि अगर यहाँ आसपास कोई ऐसी लैंड है जहां और रिसोर्सेज है वहां तक हम चले जाएं, ठीक है। क्या कोशिश करेंगे कि आसपास का कोई और एरिया हो जो सबसे ज्यादा अच्छा रिसोर्सेज वाला और पास में ही हमको मिल जाए, हम वहां चले जाएं, है ना, ताकि हमको वहां अच्छे से रिसोर्स मिले और हम अच्छे से डेवलप कर पाए। होगा ऐसा, बताओ। तो यहाँ पे भी यही कहानी होती है, रिसोर्सेस काफी सारे थे, ठीक है, रिसोर्सेस क्या थे आपके पास, काफी सारे थे। अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपने क्या किया, माइग्रेशन कर लिया, क्या किया, दूसरे दूसरे प्लेस पर माइग्रेशन कर लिया, ठीक है। तो 2 तरीके का माइग्रेशन होता है आपका, एक ये कि पहले आप सेम रिसोर्सेज में रह रहे थे, फिर क्या किया, आप अलग अलग प्लेस पे क्या हो गए, मूव कर गए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपका, डाइवर्ट हो रहा है, पहले सेम प्लेस था लेकिन फिर क्या हुआ, अलग अलग प्लेस में चले गए। तो ये इस तरीके का जो एवोल्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या कहलाता है बेटा इस तरह का एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहलाता है। आई बात समझ में, अभी मैं सारी चीजें लिखवाऊंगी पॉइंट टू पॉइंट, समझ में आया, ठीक है। यहाँ समझने वाली चीजें ज्यादा है लिखने से भी ज्यादा, ठीक, क्योंकि इसके बाद तुम सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे से डिकोड कर लोगे समझ के और एक एक लाइन पढ़ लोगे, दैट इट इज सफिशिएंट फॉर यू, देखिए सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन समझ में आया,
पहले क्या थे, सब सेम जगह पे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसी आपकी कंडीशन आई कि सब क्या हो गए, अलग अलग जगह जा करके माइग्रेट कर गए। तो ऐसा एवोल्यूशन क्या कहलाएगा बेटा, आपका डाइवर्जेंस। ठीक है, लेकिन अगर मान लो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, अगर सपोज आपने क्या किया, किसी ऐसी जगह पे आ गए, ठीक है, किसी ऐसी जगह पे आ गए जहां क्या था, आपकी हर एक चीज दूसरों से क्या थी, डिफरेंट थी। ठीक है, आप यहाँ पे एक ऐसी पॉपुलेशन रह रही थी और आपको सपोज यहाँ पे इस पॉपुलेशन के बीच में आना पड़ा। ठीक है, इस पॉपुलेशन के बीच में आना पड़ा। तो अभी एक बात बताओ, तुम यहाँ वाले एरिया से आए हो, तुम यहाँ वाले एरिया से आए हो सपोज, ठीक है, तो अभी जब तुम यहाँ रह रहे थे इन लोगों के साथ, तो इन्हीं के जैसे तुम्हारा बाकी सारी सिमिलरिटीज इनसे मिलती जुलती होगी। ठीक है, मतलब इनके जैसा खा रहे होगे, पी रहे होगे, इनके जैसा कल्चर होगा, सारी चीजें होंगी ऐसी, बोलो होगा। Yes, ma'am. लेकिन जब तुम यहाँ आए तो अब तुम इनके जैसे रहने लगोगे, तो जो तुम्हारा काम करने का तरीका है वो कैसा हो जाएगा, थे तुम वैसे ही, लेकिन काम करने का तरीका इन येलो वालों की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तुम क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या थे, अलग अलग जगह से। ठीक है, क्या हुआ है, यहाँ पे सारे लोग अलग अलग जगह से माइग्रेट करके एक ही लोकेशन पे आ गए, और क्या हुआ, सेम बिहेव करने लगे। लेकिन उसके पहले इनका बिहेवियर क्या था, इस वाले का कुछ और रहा होगा, ये वाला जो था इसका कुछ और रहा होगा, और ये वाले का कुछ और रहा होगा, होगा ऐसा। लेकिन जब ये एक साथ आए तो एक जैसा बिहेव करने लगे, काम करने का तरीका इनका क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। आ रही है बात समझ में। तो ये जो इस तरीके का एवोल्यूशन होता है बेटा, ये क्या कहलाता है, आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है इस तरह का, इस तरीके का एवोल्यूशन आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहलाता है। आई बात समझ में। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, बोलो। No, ma'am. No. एक मिनट रुकना। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अच्छे से समझ में आया। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो माइग्रेशन क्या हो रहा है। माइग्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम ज्योग्राफिकल एरिया से हम कहाँ जा रहे हैं, आपके सेम एरिया कैसा था, तीन तरीके का माइग्रेशन पढ़ा हमने। एरिया कैसा था बेटा, सेम था, ज्योग्राफिकल एरिया सेम था, सब लोग एक ही जगह पे रह रहे थे। ठीक है, एक ही जगह पे रह रहे होंगे तो एक ही जैसी सारी चीजें होंगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, स्ट्रक्चर सबका सेम बन गया। स्ट्रक्चर सबका क्या था, सेम सेम था, एक ही जैसा। अच्छा एक बात बताओ, क्या होता है अगर हम अपने इंडिया की बात करें, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, हम उसी से Yes. इवोल्यूशन समझते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक, अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखो, स्ट्रक्चर मतलब आप क्लॉथिंग वाइज देखोगे तो क्या करोगे, और खाने पीने के वाइज देखोगे तो पहचान जाओगे कि ये पर्सन जो है वो किस स्टेट से बिलोंग कर रहा है Yes, है ना, ma'am. कर Yes. जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक बैंक है, सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक बैंक है, ठीक है, वहां पे एक पर्सन पंजाब से आया हुआ है, एक पर्सन जो है वो कश्मीर से आया हुआ है, एक पर्सन जो है आपका वो कहाँ से आया, साउथ वाले किसी रीजन से आया हुआ है, एक नॉर्थ वाले रीजन से आया हुआ है। ठीक है, तो इनका क्या होगा, खाने पीने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, ये सारे क्या हो सकते हैं आपके, अलग. ठीक है, लेकिन इनका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, बताओ। बैंक में काम कर रहे हैं सारे, तो फंक्शन क्या होगा इनका, सेम होगा। आए अलग अलग जगह से, लेकिन फंक्शन तो सेम परफॉर्म करेंगे ना। ठीक है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर देखने में बाहर से तुमको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अब अगर मान लो एक ही जगह रहने वाले लोग हैं, एक ही जगह रह रहे हैं, ठीक है, पंजाब के ही चार लोग हैं, ठीक, तो वो देखने में क्या होंगे, कपड़े वगैरह सारे उनके क्या होंगे, सेम होंगे, फूडिंग हैबिट भी सेम होगी। लेकिन कोई एक क्या कर रहा है, आपका किसी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, कोई आपका फाइनेंस वाली फील्ड से, तो फंक्शन क्या होगा बेटा वहां पे, अलग अलग होगा। फंक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सेम यहाँ पे भी आपका क्या होता है, एवोल्यूशन कैसे हुआ, सारे आए कैसे, सेम ज्योग्राफिकल एरिया से, लेकिन धीरे 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 क्या हो गए, अलग हो गए।
तो सेम ज्योग्राफिकल एरिया से अगर है तो स्ट्रक्चर भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे सेम होगा, लेकिन फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंट। ठीक है। अब अगर इनका डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया हुआ, क्या हो गया यहाँ पे, अगर इनका डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया हुआ तो ये क्या कहलाता है आपका, एडॉप्टिव रेडिएशन। अगर इनका जो क्या है यहाँ पे, मतलब कहाँ से आए हैं ये, कोई एक जगह से, ज्योग्राफिकल एरिया दूसरा, दूसरे वाले का दूसरा, तो इसको क्या बोला जाता है आपका, एडॉप्टिव रेडिएशन, ठीक है। ठीक है, फिर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात करें तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आपका एडॉप्टिव रेडिएशन से ही लिया गया है, कि यहाँ पे हुआ क्या, सारे अलग अलग जगह से आए, तो अब इनका खाना पीना या सारी चीजें क्या होंगी, अलग होंगी, लेकिन वही सेम बैंक में काम कर रहे हैं, तो काम तो फाइनेंस वाला ही करेंगे ना, बैंक का ही तो काम करेंगे, तो फंक्शन तो सेम है। तो ये क्या कहलाता है आपका, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब ये क्या हो रहे हैं, सेम आपका स्ट्रक्चर क्या है सबका, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, ऐसे स्ट्रक्चर आपके डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन फंक्शन क्या कर रहे हैं, सारे काम वही वाला कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक, आई बात समझ में, बोलो। यस मैम। ठीक है, जैसे विंग्स क्या होते हैं आपके, विंग्स जो होंगे वो क्या होंगे, हो गया, चलो ठीक। तो आपके इसके बेस पे, ये जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, इसके बेस पे दो तरीके के ऑर्गन सिस्टम रखे गए। पहला कौन सा है आपका, एनालॉगस, और दूसरा क्या है, होमोलॉगस। तो ये भी आपके एविडेंस के टाइप हैं, ये भी क्या है बेटा, आपके एविडेंस के टाइप होते हैं। इनके थ्रू हमें पता चलता है कि अच्छा भाई क्या सिमिलरिटी थी और क्या डिसिमिलरिटी थी। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कि ये अच्छा इसके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, अच्छा ये वाले से इसका कोई लिंक नहीं है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये भी आपका क्या है, एविडेंस का एक तरीका है। जैसे फॉसिल्स के थ्रू हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, वैसे ये जो आपके कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होते हैं, एनालॉगस एंड होमोलॉगस, आपके ये क्या पढ़ रहे हैं आप, एविडेंस। ठीक है, क्लियर। चलो, एनालॉगस की बात करें तो ये कौन सा वाला टाइप है, कन्वर्जेंट टाइप है। कन्वर्जेंट मतलब क्या, कोई यहाँ से आया, कोई यहाँ से आया, कोई यहाँ से, मतलब स्ट्रक्चर क्या होंगे, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट, ठीक है, इस वाले का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट, सब अलग अलग जगह से आया ना, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा या नहीं, इसका भी डिफरेंट। लेकिन जब ये फंक्शन करेंगे तो फंक्शन कैसा करेंगे, सेम। तो आपके कन्वर्जेंट हुए, बोलो। यस मैम। है कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, दैट मीन्स स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, लेकिन काम कैसा करेंगे, सेम काम करेंगे। ठीक है, होमोलोगस किसको बोला जाता है आपका, डाइवर्जेंट वाले। डाइवर्जेंट वाले मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या था, देखो एक ही जगह से निकले हैं, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा इन सबका, सेम, एक ही जैसा सब कुछ होगा ना, एक ही जगह से बने हैं तो सब कुछ सेम होगा, लेकिन अलग अलग काम करने लगे, कोई यहाँ चला गया, कोई इस सेक्टर में, कोई इस सेक्टर में, कोई इस सेक्टर में। तो ये कैसा हो गया बेटा आपका, बताओ, फंक्शन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट। आई बात समझ में, यस। चलो ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, होमोलॉजी हो गई। ठीक है, कॉमन ओरिजिन है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये अपना आपका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा हो सकता है वो सेम हो, लेकिन जब ये फंक्शन परफॉर्म करने पे आए तो सबने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर दिए। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे हमारे जो फोर लिम्स होते हैं मैमल्स के, हॉर्स में क्या पाए जाते हैं, एज अ फुट पाया जाता है, ठीक है, ठीक। बैट में क्या पाया जाता है, विंग्स पाया जाता है। तो जो आपका हॉर्स का फुट है वो क्या काम कर रहा है, बने ये सब एक जैसे, स्ट्रक्चर सेम बना इनका, लेकिन काम क्या करता है, रनिंग का काम करता है। हॉर्स का फुट क्या काम कर रहा है, रनिंग का कर रहा है। क्या बैट का विंग भी रनिंग का काम कर रहा है, नो मैम। क्या कर रहा है,
Fly. ठीक है, फ्लाइंग कर रहा है। ठीक, अगर वेल के पैडल्स की बात करें, किसकी, आपके वेल के पैडल्स की बात करें, तो वो बना क्या है, वैसे ही लिम्ब उसका भी डेवलप हुआ होगा, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, स्विमिंग का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, स्विमिंग का काम कर रहा है। ठीक है, जो आपके फ्लिपर्स होते हैं, ठीक है, सील के, वो क्या कर रहे हैं, आपके स्विमिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, बने वैसे ही हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा हैंड भी तो लिम्ब है, हैंड भी क्या है, लिम्ब ही तो है। तो जो हम मैमल्स का फोर लिम्ब क्या है, सेम होगा, चाहे वो बैट में हो, चाहे वो हॉर्स में हो, चाहे मैन में हो। लेकिन हम इससे काम क्या कर रहे हैं, होल्ड करने का काम क्या है हमारा, ये होल्ड किया हुआ है स्टाइलिस। ठीक है, तो ये होल्ड करने का काम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, ओरिजिन तो सेम था, सारे ही लिम्ब है। ठीक है, चाहे आप बैट के विंग्स की बात कर लीजिए, चाहे हॉर्स के फुट की बात कर लीजिए, या मैन के हैंड की बात कर लीजिए, ये हैं क्या बेटा, सारे क्या कहलाएंगे, बोलो, लिम्ब। लिम्ब है। लिम्ब। लेकिन काम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये क्या हो गए आपके, डाइवर्जेंट हो गए। ठीक, होमोलॉजी शो करे। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो क्या एंसेस्टर कॉमन है, यहाँ कोई यहाँ से आया, देखो ये एरो दिख रहा है, कोई यहाँ से आया, कोई यहाँ से आया, कोई यहाँ से आया। तो अब बताओ क्या एंसेस्टर कॉमन होंगे यहाँ, No, इसका ma'am. एंसेस्टर ये, इसका ये, इसका ये, तो एंसेस्टर तो बेटा अलग अलग हैं सबके, है। ठीक है, कहाँ पे ये कन्वर्ज, ये ना नो कॉमन एंसेस्टर्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नो कॉमन एंसेस्टर्स। लेकिन यहाँ पे देखो सब यहीं से माइग्रेट होकर गए हैं, ये सेंटर से, तो सबके एंसेस्टर सेम होंगे या नहीं, बताओ, एक ही Yes. एंसेस्टर से सब मिलके बने हैं। ठीक है, अगर यहाँ एवोल्यूशन की बात करें तो क्या ये ट्रू एवोल्यूशन होगा, नहीं, क्योंकि सबके एंसेस्टर सेम नहीं थे। तो क्या एवोल्यूशन, यहाँ पे हम कहें एवोल्यूशन क्या होता है, धीरे धीरे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंजेस आए। तो यहाँ पे इसको ट्रू एवोल्यूशन है ये एवोल्यूशन, लेकिन क्या ट्रू एवोल्यूशन है, नो। लेकिन इसको क्या मानेंगे, यहाँ देखो कॉमन एंसेस्टर से निकले अलग अलग होते चले गए, तो इट इज द काइंड ऑफ ट्रू एवोल्यूशन। ठीक है, आई बात समझ में। फिर देखो वही वाली लाइन लिखी जो अभी मैंने समझाई, कि ये वाले क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है बेटा, डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इनका स्ट्रक्चर तो सेम है क्योंकि एक ही जगह से मिलके बने हैं, लेकिन फंक्शन क्या हो गया, अलग अलग। फंक्शन क्या हो गया बेटा, यहाँ पे अलग अलग। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, आई ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस। एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है, ह्यूमन एंड ऑक्टोपस की आई। तो फंक्शन सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे, डिफरेंट। ठीक है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट, क्या दिखने में एक जैसे हैं, नो, बट काम क्या कर रहे हैं दोनों, फ्लाइंग का काम कर रहे हैं, तो सेम होंगे, बोलो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिम्ब का एग्जांपल दिया कि लिम्ब ऑफ बैट, वेल एंड मैमल, ये क्या हो रहे हैं आपके, यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंट, लेकिन ये बने कैसे हैं आपके, सेम तरीके से। ऐसे ही थॉर्न्स ऑफ बुगेनवेलिया एंड द ट्रेंड्रिल ऑफ द कुकुरबिटा, ये दोनों क्या होते हैं आपके, कैसे हैं आपके, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन काम दोनों के क्या हैं, अलग अलग हैं। आई बात समझ में, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो करो। मैम आपने थॉर्न्स ऑफ के बाद क्या लिखा है? बुगेनवेलिया, BUGANIWALIA, एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, ये यहाँ कुकुर बिटा फैमिली लिखी है। ठीक है, डन मैम। ठीक, आया समझ में ये, Yes, ma'am. यस मैम। चलो अगला क्या है बेटा आपका, बायोजोग्राफिकल एविडेंस। अगला एविडेंस क्या लिया हमने, बायोजोग्राफिकल एविडेंस। बायोजोग्राफिकल एविडेंस का मतलब क्या है आपका, कि क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल किसका दिया गया है, यहाँ पे क्या था, जब अगर आप
का पहले टाइम की एक ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो जो अर्थ थी वो क्या थी आपकी, पूरी एक पार्ट में जुड़ी हुई थी, ठीक है, पूरा एक बड़ा लैंड मास था, ठीक है, एक वन लैंड मास में सब कुछ जुड़ा हुआ था जिसका नाम क्या था आपका, पैंजिया। क्या नाम दिया था, पैंजिया। फिर यहाँ पे क्या होती है आपकी, अगर पता होगा, पढ़ा होगा कभी ज्योग्राफी, तो यहाँ पे क्या होता है अर्थ में आपकी 7 तरीके की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। क्या पाई जाती हैं, 7 टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये जो 7 तरीके की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये क्या होती हैं, मूवमेंट करती रहती है। क्या करती रहती है, मूवमेंट, बार बार इस तरीके से क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे मूवमेंट होता है तो मूवमेंट करते करते कभी ये क्या हुई, बहुत जोर से आपस में टकराई, तो जब टकराते हैं तो क्या होता है उस टाइम पे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल लिखा है सेंटर में, पैंजिया। बस समझने पे पहले वो नोट्स में बाद में करा दूंगी, ठीक है। आज मुझसे लिखा नहीं जा रहा है इसलिए मैंने ये स्लाइड ओपन कर दी है, ठीक है। नोट्स में बनवाऊंगी, कल पूरा सारी चीजें लिख पाऊंगी, तो ज्यादा लिखने में फोकस मत करो, समझने में करो, ठीक है। समझ लोगी तो एनसीईआरटी रीड करके भी डिकोड कर लोगे, ठीक। यहाँ पे एक लार्ज लैंड मास होता है जिसका नाम क्या है, पैंजिया। नाम क्या था इसका बेटा, पैंजिया। अब ये जो आपकी अर्थ होती है इसमें 7 तरीके की टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती है। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं, आपका मूवमेंट का काम क्या करती हैं, हर टाइम मूव करती रहती है। तो मूव कर रही है तो आपस में टकराने के चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ये बहुत तेजी से टकराई तो उसका नाम क्या दे दिया गया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या नाम दे दिया गया बेटा इस प्रोसेस को, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब क्या हुआ, जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो ये जो पैंजिया था ये 2 पार्ट में टूट गया। क्या हो गया, यहाँ पे 2 पार्ट में टूट गया, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला था इसको लॉरेंसिक बोला गया। क्या बोला गया, लॉरेंसिक। और जो ये नीचे वाला लैंड था आपका, एक पार्ट ऑफ लैंड था, इसको गोंडवाना लैंड बोला गया। और यहीं से हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स बने। जो 7 कॉन्टिनेंट है ना उनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, आपके गोंडवाना लैंड, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। तो ये बायोज्योग्राफिकल एविडेंस है आपका कि क्या हो रहा है, जिस तरीके के ज्योग्राफिकल एरिया में चीजें पाई जा रही हैं वैसा ही वो क्या कर रहा है, एज अ एविडेंस हमको मिलेगा ना कि अच्छा ये वाली चीज यहाँ पे थी, ठीक है। तो जो जिस तरीके की ज्योग्राफिकल एरिया में रहेगा उसका जो डेवलपमेंट है वो भी वैसे ही हो जाएगा, वहीं का तो एडॉप्टेशन लेगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में एवरीवन, ठीक। यस मैम। मैम चलो, अगर मैं बोलूं आपके स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन की, अब जब बायोज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग है तो स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा या नहीं, बोलो। अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया है, कोई क्या कर रहा है आपका, अगर मैं इसको इंडिया से कोरिलेट करके बोलूं अलग अलग स्टेट हैं, तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, स्पीशीज जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो एक होता है आपका रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है आपका, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। समझ लो बस, आज कल मैं सारा लिखवा दूंगी, बिल्कुल परेशान नहीं हो, समझ लो। कल मैं इससे भी अच्छा नोट तुमको बनवा दूंगी, ठीक है। और तुम्हारा एनसीईआरटी भी डिकोड करवा दूंगी, ठीक, क्लियर। बस आप चीजें समझ लो, ठीक है। चल, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है बेटा, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है आपका, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक रिस्ट्रिक्टेड मतलब एक पर्टिकुलर एरिया बस में पाया जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। ये जो स्पीशीज है वो कैसे पाई जा रही है, केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही लोकेशन पे पाई जा रही है। जैसे आपके मर्सूपियल्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। मर्सूपियल्स क्या है आपके, बताओ। कंगारू क्या है आपका, मर्सूपियल्स है, कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। Yes. एक पर्टिकुलर लोकेशन में पाए जाते हैं, इसी ज्योग्राफिकल एरिया के लिए सुटेबल है, यहीं पे पाए जा रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि कुछ लोकेशन में देखो, जैसे ये वाली लोकेशन पे पाई गई वो स्पीशीज, फिर रेंडमली नहीं पाई गई, फिर क्या हुआ, यहाँ पे ये स्पीशीज पाई गई, लेकिन फिर इन दोनों प्लेस पे क्या हो गया, वो स्पीशीज
नहीं पाई गई, फिर यहाँ पे पाई गई। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सब जगह पाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि सब जगह पाई जा रही है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे पाई जा रही है, रिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, रेंडमली डिवाइड है। आई बात समझ में? जैसे एलिगेटर, एलिगेटर कहाँ पाया जाता है आपका? यूएस एंड चाइना में। ठीक है, लंग फिशेस जो है आपकी कहाँ पाई जाती है? ठंडी जगहों पे, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पाई जा रही है, रेस्ट्रिक्टेड है, नो। कहाँ पाई जा रही है? कुछ स्पेसिफिक जगह पे पाई जा रही है। तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बताओ, बोलो। Yes. Yes, ma'am. अब बायोजोग्राफिकल की अगर बात करें तो जो डार्विन थे आपके, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिंचेस पे स्टडी किया। अब ये फिंचेस थी क्या? पहली चीज तो इनको क्या किया गया था, ये आपके एक फिलोसफर थे और इन्होंने क्या किया था, 5 साल तक, 5 साल तक सिर्फ ट्रेवलिंग की थी। ठीक है, जिस आपकी शिप से ट्रेवलिंग की थी उसका नाम क्या था? HMS। ठीक है, और ये जो जर्नी इन्होंने तय की थी 5 साल तक, इनको क्या बोला गया, इसका नाम क्या दिया गया? वोयेज। ठीक है, अब ये 1000 किलोमीटर ऑफ वेस्ट तक गए। ठीक है, कहां तक गए? 1000 किलोमीटर ऑफ वेस्ट डायरेक्शन में गए, और वहां जब वो इक्वेटर रीजन पे पहुंचे तो वहां पे इन्हें क्या दिखा? ग्रुप ऑफ आइलैंड। क्या दिखा बेटा यहाँ पे इनको? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब काफी सारे आइलैंड का एक ग्रुप था। ठीक, तो यहाँ पे क्या होते थे? काफी सारे बड़े बड़े टर्टोइस पाए जाते थे, जाइंट टर्टोइस पाए जाते थे। तो इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? गैलापागोस। इस आइलैंड का नाम क्या दिया? गैलापागोस। यहाँ इनको देखने को मिली एक बर्ड की स्पीशीज। इतनी चीजें क्लियर? ठीक है, डार्विन ने क्या किया, इस वाली शिप से 5 साल तक वॉच पे गए, और जब इन्होंने काफी 1000 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद एक ग्रुप ऑफ आइलैंड पे पहुंचे तो इन्होंने क्या पाया कि यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे जाइंट टॉर्टोइस पाए जा रहे हैं, तो नाम क्या दे दिया उस आइलैंड का? गैलापागोस। ठीक है, अब वहां पे इन्होंने देखा क्या कि यहाँ पे बर्ड्स पाई जा रही हैं। क्या पाई जा रही है बेटा? इन आइलैंड्स पे बर्ड्स पाई जा रही हैं। तो इन्होंने इस बर्ड का नाम क्या रखा? डार्विन फिंचेस। क्या बोला जाता है इसको? डार्विन फिंचेस। Darwin ठीक, Finch. तो ये क्या थी? कुछ इस आइलैंड की तरफ चली गई, कुछ इस आइलैंड की तरफ चली गई। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन पे पाई जाती थी, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनका जो पैटर्न ऑफ बीक है वो क्या है? डिफरेंट है। इनका जो पैटर्न ऑफ बीक है वो क्या है? डिफरेंट है। और जो इनका फीडर का कंटोर होता है वो भी क्या हो रहा है? डिफरेंट, अलग अलग तरीके के फीडर पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे तुम एक बात बताओ, इफ यू हैव टू ईट द दाल चावल तो क्या करते हो? हाथ से भी खा लिया, एकदम देसी स्टाइल से खाते हैं घर में सब लोग। ठीक है, फिर थोड़ा सा अगर हुए तो क्या किया फिर? अब अगर आपको क्या खाना है, कस्टर्ड खाना है, तो किससे खाओगे? स्पून से खाओगे। नूडल्स खाना है तो फिर क्या करोगे? बताओ, फिर फोक आएगा। मैगी खाते हो ना, फोक से सब लोग खाओगे। थोड़ा और Yes. स्टाइलिश बनोगे तो क्या करोगे? चॉपस्टिक का यूज कर लोगे। ठीक है, हो रहा है ऐसा? ठीक, तो जब Yes. आपके खाने के साथ साथ आपकी कटलेरी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, ये बताओ। जैसे जैसे खाने का स्टाइल चेंज हुआ वैसे वैसे क्या हो रहा है? कटलरी भी चेंज हो रही है, हो रही है। तो वैसे ही जब ये थीटो बर्ड्स, सबके पास बीक थी, उनको उसी बीक से खाना खाना था, लेकिन जब इनका जोग्राफिकल एरिया चेंज हुआ तो वहां पे जो इनको फूड रिसोर्सेज मिल रहे थे वो भी चेंज होंगे या नहीं होंगे, बोलो। Yes, ma'am. तो अब कुछ जगह पे मिला इंसेक्ट, ठीक है, कुछ पे मिला क्या आपका? फ्रूट खाने के लिए, कुछ पे मिला सीड, और कुछ पे क्या मिला? कैक्टस खाने के लिए। तो अब सबकी हार्डनिंग अलग अलग होगी, बोलो। ठीक है, सीड में भी आपके कुछ कुछ जगह पे डिफरेंट सीड होगी, किसी का सीड कोट बहुत हार्ड होगा, किसी का सीड कोट क्या होगा आपका? सॉफ्ट होगा। तो खाने का तरीका भी अलग अलग होगा या नहीं होगा? तो इन्होंने अपने बीक का पैटर्न क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, बताओ। एविडेंस देखने को मिले या नहीं मिले? बिल्कुल मिले। जिसका जिस तरीके का फूड आपका फीडिंग हैबिट था उसके अकॉर्डिंग उसके बीक का एडप्टेशन हो गया। ऑल्दो दे ऑल आर फिंचेस, ठीक है, सारे ही सेम बर्ड थे, सारे सेम बर्ड की स्पीशीज थे, लेकिन जो बीक का पैटर्न चेंज हुआ वो किस वजह से चेंज हुआ?
ड्यू टू देयर फूडिंग हैबिट। आ रही है बात समझ में? यस मैम। क्लियर ये चीज? ठीक है, चलो अब हम वेस्टिजियल स्ट्रक्चर की बात करें। तो ये सारे एविडेंस में पढ़ा रही हूं मैं कि इन चीजों को देख के हम पता लगा सकते हैं कि एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। एविडेंस की नहीं है, ये बताओ? बिल्कुल है। ठीक है, तो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर को देख के हम पता लगा सकते हैं। कहाँ बेटा डिफरेंट के बाद? बी डिफरेंट एंड कॉन्टोर ऑफ फीदर इज डिफरेंट। ठीक है, जो फीदर का कॉन्टोर था वो क्या था आपका? डिफरेंट था। ठीक है, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है आपका? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्या होता है आपका एग्जिस्टिंग स्पीशीज में पाया जाता है, लेकिन इसका नोन फंक्शन नहीं होता। पाया तो जा रहा है बट फंक्शन क्या है यहाँ पे? नोन नहीं है, मतलब फंक्शन परफॉर्म करना इसने बंद कर दिया। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये क्या बताएगा? ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि अच्छा भले ही हम इससे अभी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है? ये पहले हमारे कॉमन एंसेस्टर्स में भी था। तो ये एविडेंस दे रहा है कॉमन एंसेस्टर्स का या नहीं, ये बताओ? दे रहा है। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर्स के बारे में बता रहा है कि हाँ भाई ये वाला ऑर्गन उनके में भी पाया जाता था। ठीक है, हमारे में भी पाया जा रहा है। दैट मीन्स वी आर लिंक्ड एनी हाउ, कहीं ना कहीं हम उनसे लिंक्ड हैं। बट कैसे लिंक्ड है? बताओ कैसे लिंक्ड है? कि वो फंक्शन नहीं कर रहा है अभी, बट वो उनमें भी पाया जाता था और हम में भी पाया जा रहा है। दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं वहां पे लिंक्ड होंगे। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो कॉमन एंसेस्टर के बारे में बता रहा है। ठीक, एग्जाम्पल इसका क्या है आपका? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, काम कुछ नहीं कर रहा लेकिन पाया जाता है या नहीं पाया जाता? हमारे विजडम टूथ। ठीक है, अभी इनका फंक्शन कुछ नहीं है बट होता है या नहीं होता है? ठीक है, जो आपकी पिन्ना की मसल्स होती है ऑरिकुलर, वो भी क्या है? दैट इज ऑल्सो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। चलो दूसरा एटाविज्म। एटाविज्म क्या होता है? आपके वो एंसेस्ट्रल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कभी कभी रीअपियर हो जाते हैं। ठीक है, जो आपके क्या थे एंसेस्ट्रल करेक्टरिस्टिक्स थे वो समटाइम क्या हो जाते हैं? गायब हो चुके थे। ठीक है, टाइम के साथ क्या हो गए? नहीं थे, लेकिन वापस से कभी कभी क्या होता है उनका रीअपियरेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका मूविंग पिन्ना, क्या होता है? मूविंग पिन्ना, ये आपका कौन सा करेक्टर कहलाता है? एटाविज्म। ठीक है, लॉन्ग डेंस हेयर। ठीक है, ये क्या है आपका? ये जो आपकी क्या होती है शॉर्ट टेल पाई जाती है कुछ बेबीज में, तो ये क्या है? टेल हमारी क्या हो चुकी है? गायब हो चुकी है, लेकिन कहीं कहीं पे अगर रीअपियर हो रही है तो ऐसा करेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाता है? एटाविज्म। तो ये भी एविडेंस है। बताओ, कैनाइन का डेवलप होना। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे? एटाविज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल हिस्ट्री। एम्ब्रियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है? अगर हम एम्ब्रियो की स्टडी करें, ठीक है, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसकी स्टेज देखें, तो अगर स्टेजेस कॉमन हो रही हैं या फिर डिसिमिलर हो रही हैं तो क्या ये हमारे लिए एज एविडेंस काम करेगा या नहीं करेगा? ये बताओ। कल मैं एक एक चीज बहुत क्लियर करके लिखाऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज क्लियर हो रही है चीजें या नहीं हो रही, ये बताओ। Yes. ठीक है, चल देख, तो ये ऑन्टोलॉजी फाइलोजेनी इसको बोला जाता है। अगर हम एम्ब्रियो की स्टडी करें और उसके थ्रू ये पता लगाएं कि भाई एवोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, क्या डिसिमिलरिटी है, कहाँ तक आके कौन सा ऐसा फीचर था जो चेंज हो गया। ठीक, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। ठीक, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करें, ठीक है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे पहला एग्जांपल किसका दिया जाता है? लमार्किज्म का। किसने बताया था? लमार्क ने बताया था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। दैट मीन्स जो चीजें, ध्यान से सुनना, ठीक है, कुछ नोट करने की जल्दबाजी करो ही नहीं, कुछ नोट्स मत लिखो। आई विल मेक यू राइट बाय टुमारो। ठीक है, एकदम साफ सुथरा और अच्छे से लिखाऊंगी। ठीक, इन्होंने क्या बताया लमार्क ने बेटा
कि ये जो आपके क्या है एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इनहेरिटेंस हो जाते हैं। मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक यूज करेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो अगली जनरेशन में भी एज इट इज जाएंगे, इनहेरिटेंस हो जाएगा उनका। इनहेरिटेंस मतलब क्या है, बताओ जल्दी। इनहेरिटेंस मतलब व्हाट, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब तो बता दो। Transfer of character from ठीक है, तो वन जनरेशन टू one अनदर character. जनरेशन ये कैरेक्टर एक्वायर्ड Trans- होकर के इनहेरिट हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, और जिनका हम यूज नहीं करेंगे, अगर हम उसको डिसयूज कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वो कैरेक्टर जाएंगे ही नहीं अगली जनरेशन में। ठीक है, आई बात समझ में? यस मैम। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया, जो नेक ऑफ जिराफ है उसका इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि जो जिराफ थे वो अपनी नेक का बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, दैट्स वाई क्या हो गया, ये इसी तरीके से कैरेक्टर डेवलप हो गया, और बाकी जितने भी जिराफ आते गए अभी तक उनकी नेक क्या हो गई, लंबी हो गई। या जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी वेब्ड फीट, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से क्या कर रहे थे, वेब्ड फीट क्या करता है आपका, पानी को इन्वर्ट करके आगे बढ़ने में हेल्प करता है ना। एक्वेटिक बर्ड है तो पानी में चलेंगे ना, तो पानी को पीछे करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तो इस वजह से इनका जो वेब फीट है वो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि जो केव ड्वेलर्स होते हैं, ठीक है, जो रात में निकलने वाले जानवर होते हैं, तो उनकी आंखें क्या हो गई, धीरे धीरे गायब हो गए। और क्या बोला इन्होंने कि जो स्नेक होता है उसके लिम्स इसीलिए गायब हो गए क्योंकि भाई वो एज अ रेप्टाइल था, पूरे टाइम क्या कर रहा था, रेंग के चल रहा था, है ना, वो हाथ पैर का यूज ही नहीं कर रहा था, तो लिम्स क्या हो गए उसके, गायब हो गए। इन्होंने ये चीज बोली, आई बात समझ में? ठीक है, यस। फिर आई आपकी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, ए वेस्टमैन ने दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि अच्छा भाई लेमार्क ने बात बोली है तो करके देखते हैं कि अगर वही कैरेक्टर काफी जनरेशन तक चले तो क्या हो जाते हैं, इनहेरिटेड हो जाते हैं, अगली जनरेशन में भी आते हैं। तो इन्होंने माइस लिया और क्या किया, काफी जनरेशन तक उसकी टेल को कट करते रहे। क्या करते रहे, माइस लिया और कट कर दिया, फिर जो उसकी प्रोजेनी आई उसकी भी टेल कट कर दी, फिर जो प्रोजेनी आई उसकी भी टेल कट कर दी, ऐसा कई जनरेशन तक किया, लेकिन टेल जो थी वो क्या थी, अभी भी स्टिल प्रेजेंट थी। तो क्या देखा इन्होंने कि भैया ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है कि हम टेल कट कर रहे हैं और ये ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने एक थ्योरी दी कि जो वेरिएशन होता है, ठीक है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं वो जर्म प्लाज्म में आएंगे, कहाँ आएंगे, आपकी जर्म सेल में आएंगे। अगर जर्म सेल में चेंजेस हो गए तो पक्का नेक्स्ट जनरेशन भी क्या होगी आपकी, चेंज शो करेगी, वेरिएशन आएगा, वो कैरेक्टर इनहेरिटेड होकर के दूसरी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। बट इफ एनी केस अगर क्या हो रहा है आपका, जो वेरिएशन है वो कहाँ आएगा बेटा, सोमैटिक सेल में। कहाँ हुआ, सोमैटिक सेल में। तब फिर ऐसा नहीं है वो सिर्फ इसी जनरेशन के लिए है, जैसे माइस की टेल को क्या करा इन्होंने, टेल को कट कर दिया, तो इसी वाली जनरेशन का हुआ है। नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसमें टेल रहेगी, हर बार टेल निकल रही थी, हर बार कट कर रहे थे फिर टेल क्या हो रही थी, नेक्स्ट जनरेशन में आ जाती थी। तो इन्होंने क्या बोला कि सोमैटिक सेल में तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कौन सी वाली सेल में होगा, जब आपकी कौन सी सेल होगी, जर्म प्लाज्म। Germ cell. आई बात समझ में? यस ठीक है, मैम। तो इसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, ए वेस्टमैन ने इसको दिया। ठीक, अब कौन आया, डार्विनिज्म ने थ्योरी दी। तो डार्विनिज्म, चार्ल्स डार्विन थे, क्या किया था इन्होंने, 1831 टू 1836 ये एक वॉच पे गए, मतलब 5 ईयर्स के लिए क्या गए, एक लंबी जर्नी पे निकल गए। ठीक, तो इनको HMS बेगल, जो उस टाइम की क्या होती थी, क्वीन वाला सिस्टम चलता था ना वहां पे, तो उनका जो शिप था वो इनको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप दी गई। ठीक है, उनका खाना पीना, उनकी सारी चीजें, और उनको ले जाने के लिए ये जो शिप दिया गया था उसका नाम क्या था, HMS बेगल। भाई उनको दिया गया, स्पॉन्सर किया गया कि आप जाइए आराम से और क्या कीजिए, 5 साल का व्योज आराम से कीजिए और फिर देख के बताइए कि क्या ऑब्जर्वेशन आपने किया। तो कहाँ गए बेटा, ये गैलापागोस गए। ठीक है, जहां पे इन्होंने 14th मेजर आइलैंड और 8 माइनर आइलैंड की क्या की, स्टडी की। क्या किया इन्होंने, 14th आपके मेजर आइलैंड और
8 जो थे आपके, 8 आपके कौन से वाले आइलैंड को देखा? माइनर आइलैंड को, ठीक है। और वहां पे देख करके क्या दिया इन्होंने, अपनी थ्योरी दी, ठीक। अब इन्होंने क्या बताया यहाँ पे, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन बताया। क्या बताया इन्होंने, पॉइंट क्या दिया, नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक। तो क्या क्या चीजें बताई इन्होंने, एक तो इन्होंने ये बताया कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है, मतलब हर कोई अपने आप को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा, और जो उस स्ट्रगल में जीतेगा वही क्या हो जाएगा, वहां पे सरवाइव करेगा, वरना नहीं जीते स्ट्रगल में तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। होता है ऐसा? आज ये फॉलो हो रहा है या नहीं, ये बताओ, आज की लाइफ में ये फॉलो हो रहा है? जो स्ट्रगल करेगा और जो पढ़ाई करेगा वो नीट एग्जाम क्वालिफाई करेगा और उसको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर क्या होगा, आप स्ट्रगल अभी नहीं करोगे, ठीक है, छोटी छोटी चीजें आएंगी सामने, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, ठीक है, कभी हो सकता है बारिश ही हो जाए, ठीक है, क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओ, तो फिर रिकॉर्डिंग्स देखना है कि नहीं देखना है नेक्स्ट डे, ठीक है। फिर मान लो हो सकता है लाइट चली जाए, कभी बहुत सारी चीजें ऐसे फैक्टर होंगे, किसी दिन गर्मी बहुत हो गई, ठीक है, फिर मन करेगा नहीं पढ़े, कहीं सबको घूमने जाना है तो भाई मन हमारा भी करेगा कि घूमने जाए, क्यों बैठ के पढ़े, क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रगल है लाइफ के या नहीं है? जो इन सारे हर्डल्स को पार करके स्ट्रगल करता रहेगा, कंटिन्यूअसली क्लासेस लेता रहेगा और अपने आप को ये वाला टाइम देके नेक्स्ट अटेम्प्ट में नीट के लिए प्रिपेयर करेगा। कोई बात नहीं रितिका, यहाँ तो है ना बेटा, पढ़ा रहे हैं ना, नीट निकालने के लिए तो तुमको पूरा आंटी फेलोज ने एक अच्छी टीम दी हुई है, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ाई करो, तो ये जो हर्डल्स क्रॉस कर लेगा वो क्या करेगा, आगे नीट के एग्जाम में सेलेक्ट होगा और एक अच्छा कॉलेज पाएगा और फिर एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाएगा। होगा ऐसा? तो क्या ये थ्योरी गलत दी थी उन्होंने? बिल्कुल सही दी थी, ठीक है। क्या होता है ये आपका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने आप को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। कुछ एडवांस चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा आवर्स स्पेंड करने पड़ेंगे, क्लास में अटेंटिव रहना पड़ेगा, अपने नोट्स को बहुत क्या करना पड़ेगा, अच्छे से बनाना पड़ेगा, बार बार उसको। इंग्लिश में किसी की कंपार्टमेंट नहीं आती रितिका, बिल्कुल नहीं आती, मैं तो ये मान ही नहीं सकती कि इंग्लिश में कंपार्टमेंट आ जाए किसी के, खुद से पढ़ लिया जाता है इंग्लिश। इंग्लिश तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें क्या ही करना है, ग्रामर पढ़ लो, लिटरेचर पढ़ लो, हो गया खत्म काम। डेली इंग्लिश के लिए यार डेली ना 15 मिनट पढ़ाई करनी पड़ती है बस। इंग्लिश हिंदी चलता होगा ना साथ में, एक और सब्जेक्ट क्या चलता है, कंप्यूटर, तो 15 मिनट रोज पढ़ना पड़ता है बेटा। कोई नहीं, फिजिकल एजुकेशन तो पढ़ना ही नहीं है, और इंग्लिश क्या करना है, मैं तुमको रूल बता रही हूँ, ठीक है। इंग्लिश और आपका जो भी एक अदर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको 15 मिनट रोज देना ही देना है। कितने मिनट देना है? 15 मिनट, और ये 15 मिनट तुम कभी भी दे लो, ठीक है, उसको निग्लेक्ट नहीं किया जाता, उसको 15 मिनट पढ़ा जाता है। अच्छा जी प्रतिभा, ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है भाई, साइंस वालों की स्पेलिंग मिस्टेक होती है और कुछ नहीं होता। 15 मिनट पढ़ना चाहिए बेटा, अगर पास होना है ना तो 15 मिनट सब्जेक्ट है। अब वो 15 मिनट तुम स्कूल में पढ़ लो फोकस करके, या कहीं भी पढ़ लो, सही है। अगर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, क्लास प्रॉपर लग रही है, तो वो तुम्हारे लिए सफिशियंट है, ठीक है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। किसी का कुछ कंपार्टमेंट नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। ये आकाश, इतनी तो आती है, इससे ज्यादा ही आती है भाई, है ना, कि हम कर लें, और जब हम लोग करने पे आएंगे तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अगर हम लोग करने पे ही आ जाएं तो हम कुछ भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस ये तो फिर इंग्लिश ही है, बैठ जाओ डेली 15 मिनट का फोकस तुम कभी भी दे लो, और उसको डेली देना पड़ता है।
ताकि कुछ दिन भी दोगे ना, 2-3 महीने भी डेली 15 मिनट कर लिए तो फिर खत्म। ठीक है, फिर वो तुम्हारा कमांड है उसमें। हाँ एग्जैक्टली शिवानी, इंग्लिश में तो मुफ्त के मार्क्स मिलते हैं। हाँ देखो, इसका वंशिका का 90 नंबर थे इंग्लिश में। एग्जैक्टली, इंग्लिश में क्या डरना, सही बोल रही है। ठीक है, फिर दूसरा डार्विनिज्म ने क्या बताया इसी में कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, इसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं कि नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा जो सबसे फिट होगा। होगा नीट वाले किसको सेलेक्ट करेंगे, जिसका बेसिक्स क्या होगा। वाओ, अरे भाई सब अपने नंबर बताने लगे। तनिष्का के 99% इंग्लिश में, सही है, वेरी गुड। ठीक है, 95 सब अपने अपने मार्क्स बता रहे हैं। बेटा टेस्ट होने दो इस बार बायोलॉजी वाला, फिर ऐसे ही नंबर बताने हैं। ठीक है, और जो ना बताए तुमने तो फिर बताती हूँ। ठीक है, ये नंबर अगर ऐसे स्कोर ऐसे शेयर नहीं किए ना, मैम 100 में 95 आ गए, ये आ गए, वो आ गए, तब फिर मैं बताऊंगी। मुझे बायोलॉजी, इंग्लिश में तो मुझे कभी डर नहीं लगा। यस, इस बार फुल मार्क्स ये वाले टेस्ट में लेके आने हैं और ऐसे ही बताना है इतने नंबर आए थे, इतने नंबर आए थे, नहीं तो बहुत फिट हो गए। ठीक है, नंबर आने चाहिए फुल, जितने बता रहे हो। इंग्लिश में 95 आ गए मैम, हमारे 99 आ गए, बायो में भी आने चाहिए। ठीक है, और चैप्टर यूनिट टेस्ट केवल हुआ तुम्हारे यहाँ, चैप्टर टेस्ट तब तो आने ही चाहिए। वाह तनिष्का, गुड, देखते हैं भाई। मैं उम्मीद कर रही हूँ अपने ये 40 स्टूडेंट जो रहते हैं क्लास में ना, इनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि बायोलॉजी में तो बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है, उम्मीद मैम को पूरी है। अब देखते हैं तुम उम्मीद पे कितना खरे उतरते हो, है ना, ये देखना पड़ेगा। यस, प्राउड फील करना चाहती हैं मैम कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये न्यू नीट बैच वाले, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं और ये बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज फील कराओगे तो प्राउड होगा। ठीक ना, केमिस्ट्री पढ़ा था आज अच्छे से। हाँ ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट साथ में लेके चलने हैं। नाउ यू हैव टाइम, अभी आपके पास बेटा टाइम है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करो। ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट को एकदम पकड़ते हुए चलना, ऐसा ना हो कि एक ही पढ़ रहे हो बाकी सारे स्किप हो गए। ठीक है, फिर लास्ट टाइम पे परेशान हो रहा है। फिजिक्स में अगर सर ने 2 न्यूमेरिकल कराए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम 4 अपने से ढूंढ के करो। फिर डाउट हो तो सर से पूछो, क्योंकि उसी में मैं देख रही हूँ इस बार वाले बच्चे परेशान है, तो तुम्हारे साथ ये नहीं होना चाहिए। सुबह से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सही है। नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं, सोचो ही मत की प्रॉब्लम है बेटा। अगर सर ने कोई भी क्वेश्चन तुमको बताया, वो सेगमेंट बताया, तो तुम्हारा काम है उसकी प्रैक्टिस करना, बिकॉज इट नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है, केमिस्ट्री में भी थोड़ी प्रैक्टिस होती है, बट फिजिक्स में प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा होती है, तो वहां थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कंसेप्ट समझो और बहुत ज्यादा सारी प्रैक्टिस करो, तभी बनेगा। ठीक, क्लियर। बाकी तो आपके साथ पूरी फैकल्टी है, जो आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, हम लोग हाजिर हैं अच्छे के लिए। ठीक है, कल वाली क्लास में ये सारे नोट्स लिखवाऊंगी मैं। ठीक है, कल वाली क्लास में मिलते हैं सब लोग। जाओ, काफी पढ़ लिया आज। ठीक, टेक केयर, रेस्ट करो अब सब लोग। ठीक, बाय बाय, थैंक यू आकाश, थैंक यू। बाय बाय। पी लूंगी प्रतिभा ग्लूकॉन डी। चलो, गुड नाइट एवरीवन। बाय मैम।